ठीक है भाई, तो चलो बताओ पिछले वाले क्लास में कहाँ तक हुआ था? एरिया वेक्टर करवाए थे। ठीक, तो एरिया वेक्टर में तुम लोगों को प्लेन का बता दिए होंगे, मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस का, वही बताए थे क्या? ठीक, देखो एरिया वेक्टर के लिए थोड़ा मोड़ा कुछ और नोट कर लो। देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे एक हम लोगों ने एक प्लेन शीट लिया। ठीक, प्लेन शीट लिया, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे तो उसको टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा। अब समझो ध्यान से, अब इसका तो एरिया अब उस डायरेक्शन में आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये प्लेन शीट को रखता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर एक तो सामने की तरफ भी जाएगा और एक पीछे की तरफ भी आएगा। ये 2 डायमेंशनल सरफेस मान करके चलो, तब के केस में इसमें एरिया वेक्टर जो है उधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। जनरली समझो, यहां से अगर मान लो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, ठीक है, मान लो हम लोग, एक सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी छोड़ो, एरिया वेक्टर इसका एक तो सामने में भी जा सकता है और दूसरा पीछे की तरफ भी आ सकता है। क्लियर? तो मैं तुम लोगों को कल डेफिनेशन लिखवाने के टाइम पे मैं बोला था उसमें कि कई बुक्स में इसका डायरेक्शन को अपवर्ड दिया हुआ रहता है। ठीक, तो अभी आगे में देखेंगे कि मान लो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाते हैं, तो अगर 2 डायमेंशनल सरफेस है तो जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर को भी ले लेना रहता है। इसी वजह से कुछ बुक्स में उसको अपवर्ड लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? ठीक, आगे समझो। इसमें ये तो 2 डायमेंशनल हो गया, तो इसमें तो एक तो वेक्टर या तो सामने जाएगा या फिर पीछे की तरफ जाएगा। वहीं अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक 3 डायमेंशनल शेप, जैसे मान लो ले लिए क्यूब। ठीक है, क्यूब, तो ये क्यूब में टोटल सरफेसेस कितने होते हैं? 6। अब 6 सरफेसेस जो हैं, याद रखना जब भी इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड सरफेस। ठीक, और जो 2 डायमेंशनल सरफेसेस होते हैं इनको बोला जाता है ओपन सरफेस। ये हो जाएंगे ओपन सरफेस और ये हो जाएंगे क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस में जो डायमेंशन एरिया वेक्टर का होगा, सॉरी डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा, वो दोनों साइड में होगा। परपेंडिकुलर एक तो सामने साइड भी जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर इसमें पीछे साइड भी आएगा। दूसरा, अगर हम लोग क्लोज्ड सरफेस लेते हैं तो क्लोज्ड सरफेस में जब भी इसमें से एरिया वेक्टर निकलेगा, ये हमेशा इसको किधर दिखाओगे? सरफेस के आउटवर्ड, सरफेस के बाहर तरफ, सरफेस के बाहर तरफ। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? क्लोज्ड किसी भी सरफेस में एरिया वेक्टर जो रहेगा ये सरफेस के आउटवर्ड होगा हमेशा। और अगर ओपन सरफेस है तो इसमें परपेंडिकुलर दोनों साइड में होता है। जनरली हम लोग क्वेश्चन के टाइम पे उस डायरेक्शन को लेते हैं जिधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हो। समझे इतना? ठीक, अरे समझ जाओगे इतना। लिखो, दोनों को लिखो, तो ओपन और क्लोज। क्लोज वाले में लिखना एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड ऑफ द सरफेसेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड ऑफ सरफेस, ये हो जाएगा क्लोज्ड कंडीशन। ठीक, ओपन में नहीं, क्लोज्ड कंडीशन में अगर कोई सा भी क्लोज्ड सरफेस है तब के केस में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के आउटवर्ड आएगा। हो गया? लिख लिए? ठीक, तो अब हम लोग यहां से अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, लिखो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing perpendicular to a surface passing perpendicular to a surface. क्लियर?
इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो पीछे तरफ से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने भेजना चालू किया, तो अब पीछे तरफ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सीधा आएंगे मेरे तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में इधर आ रहा होगा, ठीक, तो जितना फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करते हुए आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये किसी भी एक सरफेस के दूसरा चीज याद रखना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर? ये जो भी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करने चाहिए कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक। देखो अब दो चीजें यहाँ पे हम लोग को देखना है। एक तो मान लो ये एक सरफेस ले लिए, एक काम करते हैं, एक ये छोटा सा सरफेस ले लिए, वेट, और एक ये बड़ा सा सरफेस ले लिए, ठीक है, दो सरफेसेस ले लिए। अब जैसे देखो यहां पे मान लो मैं ये फील्ड लाइन पास करवाया, अगर 3 फील्ड लाइन यहां से पास होंगे, ठीक, 3 फील्ड लाइन पास होंगे, तो इसका मान लो कोई सा भी एक फ्लक्स है φ1, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं यहां से 4 फील्ड लाइन पास करवा दूं, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा φ2। तो मेरे को ये बताओ φ1 ज्यादा होगा या φ2 ज्यादा होगा? φ2 ज्यादा होगा, सिंपल, क्योंकि φ2 में ज्यादा नंबर ऑफ क्या पास हो रहे हैं, यहां से फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। और ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कब पास होंगे? जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज्यादा करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, और जितना ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे उतना ज्यादा फील्ड लाइंस एरिया किसी एक सरफेस को क्रॉस परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हुए आगे निकलेंगे, और जितने ज्यादा फील्ड लाइंस आगे निकलेंगे वहां से उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हुआ? तो पहला किस पे डिपेंड किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो बोलने का मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? दूसरा, अब जैसे मान लो यहां से ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ये तो 1 2 3 4 4 तो इसको क्रॉस किए, बाकी ऊपर दो नीचे तो ये तो आगे निकल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका एरिया को मैं बड़ा बड़ा कर देता हूं या फिर एरिया को बढ़ाते हैं, तब के केस में ये चारों भी यहां से पास होंगे, ये तो चारों जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर हम लोग सरफेस का एरिया बढ़ाते हैं, तब के केस में भी उससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुए तो उसका भी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने वाला है, और दूसरा सरफेस एरिया पे, किसी भी एक सरफेस एरिया पे जहां पे हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ले लो ए, ठीक, किसी भी क्लोज्ड बॉडी का। आया समझ में इतना? तो फाई जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और दूसरा हो जाएगा सरफेस एरिया पे। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। एक्चुअली में ये होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स का यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रोडक्ट किए? डॉट प्रोडक्ट। और पिछले वाले क्लास में याद करो बताया था पी साइन थीटा कराने के टाइम पे, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ का क्वांटिटी वेक्टर, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये वाला क्वांटिटी स्केलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आगे देखो, तो जब ये दोनों ई वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए लिए हुए, ये तब के कंडीशन के लिए होगा जब फील्ड लाइंस भी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों सेम होंगे। जैसे समझो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जैसे ये हम लोगों ने एक सर्कुलर प्लेट लिया हुआ है, इस प्लेट को मैंने ऐसे रखा हुआ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पीछे से जा रहा है, इसको पास कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पीछे से यहां से पास करके आगे गया। समझे? ये क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे अगर ये सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? एक तो परपेंडिकुलर सामने की तरफ या फिर परपेंडिकुलर पीछे की तरफ, दो ऑप्शन है यहाँ पे। अब ध्यान दो, मैं तुमको पहले अभी बताया कि हम लोग एरिया वेक्टर को किस डायरेक्शन में लेते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को देखने के लिए मिलेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग भेज रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो लाइंस बनाए हुए हैं, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ये हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। क्लियर हुआ? तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तब के केस में हम लोग इसको E डॉट ए लेते हैं। क्लियर? वहीं अगर जैसे मान लो अब तो इसको ऐसे ही रखा गया, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही जाने वाला है, सीधा ही जाएगा एरिया वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ऐसे टेढ़ा भेज दिया, मतलब कि एरिया वेक्टर से इंक्लाइन होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे, मान लो ये जो एंगल है ये थीटा डिग्री, ठीक है, उसके साथ नहीं, उससे थीटा डिग्री का इंक्लिनेशन उस पे आ गया, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसको बोलते हैं? वो सारे फील्ड लाइंस जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये वाला लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं ना, तो हम लोग इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा इसका ये सीधा जाने वाला एक कंपोनेंट, दूसरा हो जाएगा नीचे वाला आने वाला कंपोनेंट। सीधा जाने वाले कंपोनेंट ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये ई कॉस थीटा। क्लियर हुआ? क्या जाएगा? ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा जो है ये परपेंडिकुलर पास हुआ यहां से, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में के डायरेक्शन के बीच में अगर कोई सा थीटा डिग्री आ रहा होगा, तब के केस में फाई इक्वल्स क्या लिखना है? फाई इक्वल्स हो जाएगा ई डॉट ए कॉस थीटा, ई डॉट ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ? ये इतना समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा किसके? फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिख लो, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखो, इसको लिखो। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया? देखो अब तीसरा है, देखो अब मान लो ये तो हम लोगों ने 2D सर्फेसेस लिए हुए थे, ठीक, ये सर्कुलर प्लेट्स दो 2D सर्फेसेस लिए हुए थे। अब मान लो मैं एक 3D सर्फेस लेता हूँ। 3D सर्फेस बोलने का मतलब मान लो कि एक ले लिया यहां से एक स्फीयर, इसका रेडियस है मान लो r, ठीक। अब क्या ले लिए? एक स्फीयर ले लिए। क्लियर? अब हम लोग को ध्यान से निकालना है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। क्लियर? देखो ध्यान से, यहां पे जैसे हम लोगों ने ये स्फीयर लिया हुआ है, फ्लक्स जो है, अब यहां से मान लो कोई हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q, यहाँ पे अंदर में कोई एक चार्ज रखे Q। अब ये अगर पॉइंट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे बनेंगे। और यहाँ से ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? रेडियली आउटवर्ड। पैदलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर किधर बाहर निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। अब देखो ध्यान से, यहाँ से फील्ड लाइन ये क्रॉस हुआ, यहाँ से फील्ड लाइन ये क्रॉस हुआ, यहाँ से फील्ड लाइन ये क्रॉस हुआ, ये तो आ गया अलग अलग फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। सबका डायरेक्शन क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। बोलने का मतलब अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे जो फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा वो डायरेक्शन सबका अलग अलग हो जा रहा है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो अलग अलग डायरेक्शन अगर हम लोग कंबाइन करके देखते हैं तो सारे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करोगे, तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया और एक छोटा सा यहाँ पे एरिया हम लोगों ने काटा, यहाँ से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। क्लियर? एक बड़ा सा स्फीयर ले लो, छोटा सा एरिया काटोगे तो वहां पे ये तुमको प्लेन जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये छोटा सा रीजन यहाँ पे कैसे दिखेगा तुमको? प्लेन जैसा दिखेगा। तो ये जो स्फीयर है, ये छोटा सा जो तुमको सर्कल दिख रहा होगा, ये उसका क्या बन जाएगा? प्लेन सरफेस। उसका क्या बन जाएगा वहां पे? प्लेन सरफेस। क्लियर? अब देखो, तो ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर यही डायरेक्शन आ जाएगा, आएगा। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन भी यही गया हुआ है, यही गया हुआ है। तो हम लोग जब पूरे एक क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा सरफेस का एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा एरिया काटना पड़ेगा, वहां पे चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। क्लियर? अब यहां से अगर हम लोग छोटा सा एरिया काटे हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये डीए हो जाएगा, छोटा सा एरिया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ई, फील्ड लाइन से यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखो, जब हम लोग यहाँ का अब छोटा सा एरिया का फ्लक्स छोटा सा फ्लक्स होगा, बड़ा एरिया होता पूरा सरफेस एरिया कर लेते तो उसको फाई से डिनोट करते। अब छोटा एरिया के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो छोटा ही फ्लक्स निकालेंगे, तो इसको डिनोट कैसे करोगे? डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी ए।
d5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई डी ए। कौन से कंडीशन के लिए, जब हम लोग किसी एक क्लोज्ड सरफेस का निकालते हैं, समझे, क्लोज्ड सरफेस का निकालते हैं जहां पे कि फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन, यहाँ पे है ना डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है, क्लियर। तो हालांकि जो फील्ड लाइंस है वो अगर उस स्पेसिफिक एरिया की अगर बात करें जहां से वो क्रॉस कर रहे हैं, वो फील्ड लाइन उस एरिया के ही परपेंडिकुलर में होगा। बोलने का मतलब ये फील्ड लाइन निकला यहाँ के एरिया के परपेंडिकुलर, ये फील्ड लाइन निकला यहाँ के एरिया के परपेंडिकुलर, तो हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक। तो सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाएंगे और सबको फिर क्या कर दिया जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन। जब इस टाइप से कंटिन्यूअस चीजों को हम लोग को सॉल्व करना रहता है या कंटिन्यूअस छोटे छोटे चीजों को हम लोग को ऐड करना रहता है तो हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा इनका इंटीग्रेशन, IBS इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d5 इक्वल्स टू, सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नीचे में s लिख सकते हो, इसमें ये हो जाएगा E डॉट डी ए, ई यहाँ के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ई बाहर निकाल दो तो इसका तुम्हारा आ जाएगा ये वेक्टर ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ ये स्फीयर, समझे इतना, क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने 3 कंडीशन देखे, कौन कौन से, सबसे पहला दो 2D प्लेट्स लिए, एक में जब 90 डिग्री से, सॉरी जब सीधा निकल रहे थे, बोलने का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में, दोनों के डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था या फिर एरिया वेक्टर जो था, एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम, और एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर, जो फील्ड का जो वेक्टर है, इनका जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, यहाँ पे जो सरफेस बनेगा उसके दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर हुआ ये, यहां तक समझ में आया। ये टोटल 3 केसेस देखिए, कौन कौन से, एक जब सीधा निकल जाए 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए ए के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ में कुछ एक एंगल से इंक्लाइंड हो, क्लियर, और तीसरा किसी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, समझे। इसमें हम लोग एक साथ नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग सबसे पहले इसमें छोटा सा एक एरिया काटेंगे और उस एरिया को हम लोग छोटे छोटे एरियाज को हम लोग कंटिन्यूअसली क्या कर दिया जाएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा, और कंटिन्यूअस ऐड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये समझ में आया इतना, लिखो फिर 3 कंडीशंस देखेंगे, लिखो इतना। एक चीज हालांकि यहाँ पे यूज नहीं होता है, आगे में भी यूज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो। ये जो इंटीग्रेशन का साइन ऐसे किया हुआ है, बुक्स में तुमको यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बनाया हुआ तुमको दिखेगा, ठीक। तो जब भी इस टाइप से इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाता है, बोलने का मतलब ये इंटीग्रेशन किसी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए किया जा रहा है, समझे इतना, क्लियर हुआ। अगर इसको ऐसे किए बिना, जैसे मैं यहाँ पे स्फीयर के ऊपर में किया हुआ हूँ, तब के केस में इसको हम लोगों ने ले लिया क्लोज्ड सरफेस, किसी ओपन सरफेस के लिए रहता तो हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन परफॉर्म, क्लियर। तो ये बीच में गोला वाला जो इंटीग्रेशन रहता है ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए, लिखो, हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस मिलेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ गया। थीटा के हमारे पास 2 वैल्यू, एक्चुअली 3 वैल्यूज देखेंगे ध्यान से, थीटा के हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यूज देखेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, फाई का वैल्यू यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 डिग्री, बोलने का मतलब ये कितना आ गया, ई ए, समझे। दूसरा अगर केस 2 लेते, थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री है, बोलने का मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ऐसे समझो, ये जब ऐसे लिए हुए हैं तो एरिया वेक्टर उसका या तो सीधा जाएगा या पीछे की तरफ मेरे तरफ आएगा, और एरिया है उसका ये सरफेस एरिया यही है, और सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर अभी एरिया निकल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इधर से भेज रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर। सेकंड, अब मैंने इसको यहां से ऐसे करके तुम्हारे तरफ पलटा दिया, क्लियर। अब मैं यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता हूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है,
तुम्हारे तरफ या फिर पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे भेज रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब बनता है तब के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएंगे? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। केस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई ए कॉस 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तीसरा केस, केस 3, देखो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेकर के चलेंगे 180 डिग्री का। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेकर के चलोगे तब के केस में जो फ्लक्स है, फ्लक्स तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 180 डिग्री, इसका वैल्यू cos 180 का वैल्यू होता है -1, और -1 होने की वजह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ ई ए। ये 3 केसेस समझ में आ गया? ठीक, यही केसेस हम लोग को जनरली बहुत जगह देखना है, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। लिख लिए क्या? हो गया सबका? ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया इसका तुम्हारा, मान लो एक तरीके से फॉर्मूला ही समझ लो। अब हमारा आ चुका है यहाँ पे फाई का वैल्यू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, ठीक है? अब मेरे को बताओ, बोल इसका यूनिट क्या होगा? बोल मेरा यूनिट, मेरे यूनिट का नाम बोल। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है फाई निकाले हैं, अभी तो फाई का ही यूनिट पूछेंगे। बोल। नहीं, रुक रुक रुक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोल। नहीं, बोल इधर। पीछे सेम, पीछे नहीं, चलो तो वही होगा। इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे यहीं से तुम सीधा निकाल सकते हो भाई, तुमको कितने बार सिखाया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी अभी हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस में उसका यूनिट लिखते हुए आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बस हो गया इसका यूनिट। नीचे में लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और उसका ऐसा यूनिट भी उतारो जल्दी। हुआ? लिखे आगे। अब तो इतने में से हम लोग का ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कंप्लीट। बस ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इसके बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला हेडिंग लगाओ, गॉस थ्योरम। सीधा गॉस थ्योरम। अब देखो, अभी मैंने इसको थोड़ा सा तुम लोग को इंट्रोड्यूस कर भी दिया है पिछले वाले टॉपिक में। जो हम लोगों ने तीसरा केस लिया हुआ था जिसमें कि एक स्फीयर लिए हुए थे, और स्फीयर के इनसाइड में एक चार्ज लिए, एक चार्ज लिए, चार्ज वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और वही फील्ड लाइंस जब स्फीयर से पास होंगे, ठीक, वही जब स्फीयर से पास होंगे तो कितना होगा उसका वैल्यू, यही बताने का काम ये दूसरे तरीके से करने वाला है। समझ गया इतना? अभी अभी हम लोगों ने फाई का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा तरीका देखा हुआ था? ईडीए। अरे अभी देखिए ना, ईडीए, ठीक है? तो ईडीए बोलने का मतलब उस पर तुमको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें से सॉल्व करो, ऊपर से एरिया सॉल्व करो, तो उन सब को कम करके, उन सब को और छोटा करके नया थ्योरम लेकर के आया हुआ है गॉस। ये एप्लीकेबल तो तुम्हारा हर जगह हो जाएगा, मतलब सब सब हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कैलकुलेशन हर जगह कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। अप्लाई कर लोगे लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, ठीक? सारे सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है, बट कैलकुलेशन हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इस वजह से सभी जगह पे हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। अब पहले देख लो, मैं गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसी से हम लोग इसका डेफिनेशन बनाएंगे। बोलता क्या है गॉस थ्योरम? ये जो फाई है, ठीक, फाई को अभी हम लोगों ने क्या निकाला? ई डॉट डी ए, इसका वैल्यू इसने बोला ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक? ये है गॉस थ्योरम या फिर गॉस फॉर्मूला।
क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, ये स्किप मार दो, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देख चुका। अब फाई इक्वल टू सीधा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू क्या है बोलने से याद करो, जो मैंने अभी स्फीयर बनाया हुआ था उसके सेंटर में एक चार्ज रखा था, वही चार्ज है ये क्यू, और एप्सिलॉन क्या है बोलने से ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द एयर। वैक्यूम में देखे थे ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, वो जिस चार्ज को एनक्लोज किया हुआ रहेगा, ये जो सरफेस है ये किसी चार्ज को यहाँ पे इंक्लोज किया हुआ है, बांध करके रखा हुआ है बीच में, क्लियर। जिस चार्ज को इंक्लोज किया हुआ रहेगा, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया इसके 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स, बोलने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई क्यू, बोलने का मतलब 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स क्या हो गया, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस, समझे इतना। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो इसके लिए अब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई सा क्लोज्ड सरफेस तुम्हारे सामने में है या कोई सा भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक, तो और तुमको किसी एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तब के केस में सीधा सीधा उस चार्ज को किसी एक सरफेस से क्लोज कर दो, बोलने का मतलब बंद कर दो, और फिर उसमें से 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें से तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। समझे इतना, ठीक। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो कि ये एक चार्ज लिए, ठीक है, ये मान लो बोल रहा है, अभी एक क्वेश्चन भी आएगा न्यूमेरिकल, ये मान लो एक प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, नीचे में रखा हुआ है, इसका साइड मान लो दिया हुआ है डी, यही क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी डी ही दिया हुआ है, तो डी है इसका एक साइड का वैल्यू, इससे d/2 ऊपर, d/2 ऊपर एक पॉइंट है जहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक। तो इस चार्ज, अब ये यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वहां से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे, वही फील्ड लाइंस जो है वो कितना यहां से पास होगा ये तुमको बताना है, इस वाले सरफेस से कितना पास होगा ये तुमको बताना है। अब देखो जब क्वेश्चन ये वाला, हालांकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं भी समझ आएगा तो लोड मत लेना, आगे अभी टॉपिक को आगे क्लियर करेंगे तो फिर ये समझ में भी आ जाएगा। तो जब भी तुमको ऐसे किसी चार्ज का, किसी चार्ज से निकलने वाला जो फील्ड लाइंस होंगे वो कितना किसी एक स्पेसिफिक सरफेस से पास होगा, ये अगर निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये तो एक सरफेस हो गया गॉस, और यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, क्लोज्ड सरफेस, क्या बनाना है यहाँ पे, क्लोज्ड सरफेस, और जो सरफेस हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, उसको क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन जब भी करोगे, जब भी करोगे, सरफेस जो रहेंगे वो उस चार्ज के सिमेट्रिक होने चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये प्लेट लिया, यहाँ पे ये एक प्लेट लिए, इसके ऊपर में मैं यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ हूँ, तो ऐसा कौन सा तुम इस पे, सॉरी, ऐसा कौन सा शेप बनाओगे कि इस चार्ज से सब तरफ का सरफेस सेम दिखना चाहिए, क्यूब, क्यूब बनाओगे। जैसे ये देखो, ये नीचे का प्लेट था, मैं बोला ये इसका लेंथ कटी है, तो d/2 लेंथ के ऊपर में यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये रखे। अब समझो चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू में हम लोग उसको क्या किए, पूरा का पूरा एक सरफेस से ढक दिए, क्या किए, पूरा का पूरा एक सरफेस से ढक दिए। क्वेश्चन जब बनाया गया तो मैं क्या बोला था कि नीचे खाली जो सरफेस है, नीचे में जो प्लेट रखा हुआ है, उस सरफेस से खाली कितना फ्लक्स पास होने वाला है, यही पूछे थे ना क्वेश्चन में। तो देखो कितना फ्लक्स पास होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो चार्ज उसके ऊपर में रखा हुआ था, इसके ऊपर में हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल, एक क्लोज्ड सरफेस बना दिया, क्या बना दिया, एक सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस बना दिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इसके वजह से इस पूरे के पूरे क्लोज्ड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला है। तो ध्यान से देखो, अभी क्या बोले थे कि किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना टाइम्स होता है, उसके अंदर में प्लेस्ड चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स होता है। तो इस पूरे सरफेस से, इस पूरे सरफेस से बोलने का मतलब ऊपर के सरफेस से, इस वाले सरफेस से, नीचे वाले सरफेस से, इधर से, आगे से और पीछे से, सब तरफ से कितना कितना यहाँ से फ्लक्स पास होगा, फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पास हो गया। टोटल सरफेसेस यहाँ पे कितने हैं, 6,
और मैं क्वेश्चन में कितने सरफेस का पूछा था, एक सरफेस का जो खाली नीचे में था, बाकी तो हम लोग अपने से क्लोज किया है ना, उसको पूछा कितने का था मैं, सिर्फ एक सरफेस। तो 6 सरफेस से अगर इतने पास हो रहे हैं तो एक सरफेस से कितना पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पता चल गया कि किसी एक चार्ज की वजह से एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला है। उसके लिए करना क्या, सबसे पहला एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, समझे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, क्लियर। तब उसमें से फिर पता करो, ये जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम से पता कर लो कि पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक। पूरे सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा फिर एक सरफेस का वहां से निकाल लो, बन जाएगा ये। थोड़ा मोड़ा गया कुछ भेजे मैं, आगे देखो अब। तो ये आप मिटाते हैं और इसको पहले हम लोग डेफिनेशन इसका लिखते हैं। डेफिनेशन थोड़ी लिखे हो, नहीं लिखे हो ना, लिखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passed through a closed surface through a closed surface is 1 by epsilon times of the charge enclosed by the surface। ठीक है, बोल क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon times of the charge enclosed by the closed surface। समझ में आया, बस ये फॉर्मूला याद रखना, फिर डेफिनेशन बन जाएगा तुम्हारा, वही ना लिखे हुए हैं हम लोग के, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू वो जितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उसके 1 by epsilon टाइम्स के इक्वल हो जाएगा, बन जाएगा ये, बन जाएगा। छोटा सा ही इसका डेरिवेशन क्या बोलोगे, इसी का ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा हुआ था इसी को एक्सटेंड कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से हम लोग को फाइव इक्वल्स उतना लेकर के आना है, ठीक है, फाइव इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लेकर के आना है। तो ये लेकर के आएंगे, मैं यहां से इसको सॉल्व कर रहा हूं और इसको आगे वहां तक लेकर के आ रहा हूं। देखो ध्यान से, इसको क्या हो जाएगा, ये फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, क्लियर। अब यहां से देखो, ये हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, अंदर में चार्ज लिए हुए हैं हम लोगों ने क्यू, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके गया ये, और यहां से जो छोटा सा एरिया काटे हुए थे ये हो जाएगा डी ए। तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितने का, 0 डिग्री का। तब के केस में फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइव इक्वल्स टू सरफेस ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो गया, फिर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 5, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे ई का, ई को ही रहने दो, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए का मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। यहां तक क्लियर हुआ, आगे देखो यहां से, यहां तक होने के बाद फाइव इक्वल टू ई आ गया। अब किसी भी एक, जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, हमको यहाँ से आर लेंथ, आर डिस्टेंस पे ये जो सरफेस दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा यही ई। जैसे यहां से मान लो इलेक्ट्रिक, ये चार्ज क्यू हुआ, ये फील्ड लाइंस बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस किया, तो इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे किसी एक प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, हाँ बोलो जल्दी बोलो। किसी एक पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से उससे आर डिस्टेंस किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, क्या बोलते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो यहां से अगर आर डिस्टेंस पे तुम लोग ना कुछ खा पी लो, आर डिस्टेंस है ये, आर डिस्टेंस पे यहाँ से पॉइंट ये वाला सरफेस मिलेगा, तो आर डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का वैल्यू कितना आएगा, ई इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही आएगा। बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, के का वैल्यू भी रखेंगे, पाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 ऊपर में क्यू और डिवाइड बाय नीचे में आर स्क्वायर। यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब आगे एरिया दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो स्फीयर का सरफेस एरिया किसी को पता है? अच्छा, ये पता था। तो ये मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पाई का वैल्यू। समझे? ठीक। एक आध 2-3 नंबर का अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी को छाप देना, सीधा बन जाएगा ये। बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, हो गया सभी का? हो गया। देखो इसके हम लोगों को टोटल 5 केसेस देखने हैं, ये याद कर लो अभी, क्योंकि अभी केसेस स्टार्ट करूंगा मैं ये सब मिटा करके। ठीक है, ये याद कर लो। फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई, बीच वाले को तुमको और नहीं काम है, मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस देखे हुए थे वो अब स्किप मार दो। ठीक, तो गॉस थ्योरम के टाइम पे तुमको और ई और डी एस का वैल्यू और यूज नहीं करना है, तुमको अब सीधा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही यूज करना है। ठीक, अब इसके न्यूमेरिकल्स तो आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज टाइम भी हो जाएगा, कल इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। केसेस लिखो, केसेस, डिफरेंट केसेस। थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको। पहला नंबर देखो, कोई सा भी अगर मान लो ये एक सरफेस, गॉसियन सरफेस हो गया, इसके अंदर में जो चार्ज है क्यू का वैल्यू अगर 0 हो तो इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0। सिंपल, क्लियर। लिखो एफ क्यू इनसाइड इक्वल्स टू 0, पाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से 0। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा हूं, अगर एग्जाम में लिखने के लिए आया तो एग्जाम में उसका स्टेटमेंट भी लिखोगे। समझे? पहला। दूसरा, अच्छा वो जो डेफिनेशन में चार्ज लिखे है ना, इनक्लोज्ड बाय चार्ज, सॉरी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस लिखे है ना, टोटल लिखो उसमें, टोटल चार्ज या नेट चार्ज, उसको उसमें एक और ऐड कर लो वर्ड, टोटल या फिर नेट चार्ज। समझे? अब देखो, मान लो ये वही गॉसियन सरफेस ले लिए, इसके अंदर में मैं एक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया? एक डाइपोल। एक हो जाएगा प्लस क्यू और एक हो जाएगा माइनस क्यू। नेट चार्ज ऑन द सिस्टम कितना है? 0। डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा? 0। और इस केस में भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0। समझे? तो पाई इक्वल टू 0 व्हेन अ डाइपोल is enclosed by the surface. समझ में आई? अगला, अगर मान लो यही स्फीयर एक लिया हुआ है, इस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू वन चार्ज ले लिए, एक प्लस क्यू टू चार्ज ले लिए, ऐसे अलग अलग चार्जेस लिए हुए हैं। तब के केस में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा पाई इक्वल्स टू, कितना चार्ज है? Q1 और Q2 ना, दोनों को ले लो, Q1 प्लस Q2, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 आने वाला होगा, डिवाइड बाई यहां से फिर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस क्यू रहता तो माइनस क्यू माइनस हो जाता, जैसे यहाँ पे माइनस Q3 रहता एक तीसरा चार्ज, तब के केस में ये क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। समझे? तो नेट चार्ज ये आएगा, बोलने का मतलब नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। बन गया? समझ में आ गया ये? ठीक, 3 पॉइंट्स। तीन लिखे, फोर्थ पॉइंट समझो। ऐसे समझो, ये मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर से कितने कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं? 4। अब मैं स्फीयर का साइज बड़ा कर दिया, अब कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं? और बड़ा करूंगा तो 4 ही होंगे, छोटा कर दो, कितने फील्ड लाइन पास हुए? कितने फील्ड लाइन पास हुए? 4।
बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहता है इसका वैल्यू तुम्हारा किसी भी बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? बॉडी के शेप और साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखो, पाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। हुआ? ये समझ में आया? स्टेटमेंट अगर लिख रहे हो तो बाजू बाजू में उसका ये डायग्राम से बनाते हुए चलो, ताकि तुमको जब जब तुम कॉपी खोलो तो तुमको समझ में आए वो चीज की पढ़े हुए क्या थे। ये तो कल का पढ़ाया हुआ भेजे में नहीं रहता है। हुआ? आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट, जैसे मान लो यहां पे कोई सा मान लो यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस ले ली, एक क्यूब ले लिया मान लो, ठीक है। मैं एक चार्ज को इसके बाहर रखूंगा। चार्ज को बाहर रखने का मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा, ठीक। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई सा भी जो मतलब कि जो फील्ड हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो अंदर में रखे हुए किसी चार्ज से निकलने वाले फील्ड लाइन जो रहेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। समझे इतना? अब देखो यहां से ये मैंने चार्ज को अंदर में ना रख करके बाहर ले लिया। अब यहां से अगर फील्ड लाइंस निकलेंगे तो ये एक निकला, ये दो निकला और ये तीन निकला, मान करके चलो सिर्फ तीन निकालते हैं। और बाकी ये इधर का सरफेस और उधर के सरफेस से ही पास होगा। बाकी ऊपर वाला सरफेस ये है, इसका एरिया वेक्टर किधर ही आएगा? ऊपर की तरफ। और फील्ड लाइंस किधर है? इधर। 90 मान करके चलो, वहां से फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहा है अभी के लिए। क्लियर हुआ? अभी के लिए ऊपर नीचे ये सामने वाला और पीछे वाले एरिया को भूल जाओ तो बस दो सरफेस याद रखो, एक सामने का और एक पीछे का, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उधरी। और सरफेस यहाँ पे ऐसा है तो एरिया वेक्टर भी किधर जाएगा? सामने की तरफ। तो इस साइड में फ्लक्स का वैल्यू एक लाइन के लिए अगर देखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से? क्यू ई। उस साइड के लिए क्यू ई आ गया। क्लियर हुआ? दूसरा, तो तीन क्यू ई है उस साइड। उस साइड में कितने क्यू ई है? तीन। इधर देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर उस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा ई का डायरेक्शन। और सरफेस तो ऐसे है ना, और क्लोज सरफेस में अंदर की तरफ लाइन जाता है क्या एरिया वेक्टर? नहीं, किधर आता है? बाहर की तरफ। तो उधर के सरफेस में उस साइड बाहर निकला, तो इधर के सरफेस में एरिया वेक्टर किधर आएगा? मेरे तरफ, इधर बाहर आएगा। तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके उल्टा। और 180 वाला केस अभी देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, अगर 180 का केस होता है तब के केस में फ्लक्स का वैल्यू क्या आता है? नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ई, सॉरी क्यू लिखे हैं इसको ई। अरे छोटे छोटे वो क्यों ये दिखता नहीं है क्या तुमको आंख में? तो मुंह खोला करो भाई। वो मैं बोलते बोलते वो हड़बड़ी में लिख देता हूँ इधर उधर। तो जब दिख जाता है तो कम से कम तो बोला करो वहां पे कि वो चेंज करना है। वो कल बोली थी एक ठो, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया था उसका। चलो, तो ये हुआ। उधर क्या आ जाएगा? ये ई ए। और इधर क्या आ जाएगा? ये माइनस ऑफ ई ए। क्लियर? उधर कितना नो ये बाहर निकला था? तीन। इधर कितना अपोजिट बाहर निकल? अपोजिट डायरेक्शन में कितना आ गया? तीन। तीनों एक दूसरे, उधर के तीन इधर के तीन, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे। और नेट फ्लक्स इस बॉडी से कितना हो जाएगा? जीरो। बोलने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ ये था कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के इनसाइड में अगर कोई चार्ज प्लेस है तो वहां से निकलने वाले फील्ड लाइन जो रहेंगे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे। और बाहर में रहेगा अगर कोई सा चार्ज, कोई सा पॉइंट चार्ज, वहां से अगर फील्ड लाइंस निकल करके आएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा उस बॉडी पे वो हो जाएगा जीरो। समझे इतना? क्लियर हुआ? ठीक, ये फिफ्थ पॉइंट। if a charge is outside of the closed surface, closed surface, then pi इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0, फाई नेट लिख सकते हो, फाई नेट इक्वल्स टू 0। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही करना है, आज टाइम भी हो चुका है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल।